गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आज आप लोगों को फिर एक सेट लेकर बताऊंगा जो आपको सीसैट में, बीपीएससी प्रीलिम्स में, एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग की परीक्षा में, दारोगा वाली परीक्षा में, इन सभी में आपको काम देगा। 10 क्वेश्चन है इस सेट में। जो सीरीज आपका चल रहा था उसका 14वां सेट है, आपका 14th। इसमें क्वेश्चन जो हैं वह पिछले वर्षों में जो पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है। आपका मैथ्स का भी है और रीजनिंग का भी है। एक एक करके चलते हैं। देखिए, इससे दी गई आकृति में आपको एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त नजर आ रहा है। यहां पर चारों वृत्त का साइज आपका वर्ग है, तो ये चारों वृत्त का साइज आपका बराबर था। और हम लोग जैसा जानते हैं कि ये सेंटर है, ये आपका रेडियस है। तो किसी भी वृत्त की बात करेंगे तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका पाई आर स्क्वायर होता है। और ये बराबर दिया हुआ है 154। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर बराबर 154/22 गुना 7। ये 7 बार जाएगा तो आर का वैल्यू 7 होगा। यहां पर 2 बार 7 आ गया तो आर का वैल्यू 7 होगा। ये आर का वैल्यू 7 है तो इधर भी 7 होगा, ये फिर 7 होगा, ये फिर 7 होगा। तो इस केस में इसकी एक भुजा 4 बार 7 यानी 28। उसी तरह से इधर अगर आप चलिएगा तो ये फिर इधर भी 28। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे तो 28 गुना 28, ये आपका 784 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और इसमें 4 आपके पास वृत्त है, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल अगर लेंगे तो 154 गुना 4, ये आपका 616 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया कि बता दीजिएगा कि वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें वृत्त नहीं है, यानी ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये रहा, ये सब है, इसमें वृत्त नहीं है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया आपसे। तो आप क्या करेंगे, 784 में से 616 हटा देंगे। 14 में 6 गया 8, 7 में 1 गया 6 और ये 1, यानी 168, 168। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा कि 168 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये जो बच गया एरिया वो काउंट होगा। कहा गया कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा भिन्न होगा, यानी कौन सा फ्रैक्शन आएगा, आप ये बतला देना। देखिए, 4 से 9 ये 5 बढ़ा, 9 से 20, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और फिर पूरे को दुगना कर देंगे। इसमें 1 जोड़ दिया, 9 1 10, दुगना किया 20। इस पैटर्न पर अगर आप चल रहे हैं, फिर 5 इसमें अगर जोड़ते तो 14, लेकिन यहाँ ज्यादा आ गया, इस बार 10 जोड़ दीजिए। 9 में 10 जोड़ देंगे आपका 19 हो जाएगा और फिर यहाँ से 20 जोड़ दीजिए, ये 39 हो गया। 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हुआ और उसका दुगना करेंगे तो ये 42 होगा। आगे बढ़िए, फिर 42 में 1 जोड़ेंगे 43 होगा और उसका दुगना करेंगे तो 86 होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 19/42। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें आंसर। एक परिवार में एक दंपति को एक पुत्र एवं एक पुत्री है। अपनी बेटी की आयु से पिता की आयु 3 गुनी है। माँ की आयु से बेटे की आयु आधी है। जब इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप जो पूछा गया है प्रश्न, आप उसके विषय में सोचिए। प्रश्न पूछा गया माँ की आयु कितनी है, यानी ये जो विकल्प दिया हुआ है वह माँ की आयु का विकल्प दिया हुआ है। अब उनसे रिलेटेड आपके पास क्या क्लू है वो देखिए। माँ की आयु से बेटे की आयु आधी है, यानी माँ की आयु आपका इवन नंबर होगा, तभी तो आधा करने पर भी वह एक होल नंबर ही होगा। 45 हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये 22.5 हो जाएगा। तो चाहे तो 40 होगा, चाहे 50 होगा, चाहे 60 होगा।
ये 3 में से कुछ भी होगा। प्लस एक और चीज है, पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है, यानी माँ की आयु जो है उसमें 9 जोड़ेंगे तो पिता की आयु यानी पति की आयु आ जाएगी। तो अगर ये 40 लेंगे तो ये 49 होगा, ये 50 लेंगे तो ये 59 होगा, ये 60 लेंगे तो ये 69 होगा। और पिता की आयु के विषय में कहा गया कि वह पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता की आयु 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ये 3 से नहीं कट रहा था, ये विकल्प गया, ये 3 से नहीं कट रहा था, ये विकल्प गया, ये 3 से कट रहा था, ये विकल्प आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न में कोशिश करेंगे विकल्प से ही हमारा आंसर बन जाता है। अब जैसे देखिए, आप चाहें तो ये पिता हुए और ये माँ हो गई। माँ की आयु 60, पिता 69। पिता जो है वह अपनी पुत्री के उम्र का 3 गुना था, तो ये 23 है, इसका 3 गुना है। और ये जो पुत्र है इसके उम्र का ये दुगना, इसका आधा है ये, तो 60 का आधा जो है ये 30 है। यहाँ पर देखिए ये दुगना, या इधर से आइएगा तो आधा हो जाएगा। और इसके विषय में कहा गया था कि भाई जो है अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, ये भी देखिए अपने आप यहाँ पर तैयार हो गया। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का हेल्प लेकर बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होता है। आंसर यहाँ था 60 वर्ष। कहा गया कि एक नगर में 25% परिवारों के पास फोन है तथा 15% परिवारों के पास कार है, ये मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, हम एक सर्कल बनाते हैं फोन का और ये सर्कल हम बनाते हैं कार का, और ये पूरा का पूरा है। पता है कि 1 2 3 4 ये चारों एरिया मिलकर 100% होता है। तो 25% परिवार के पास फोन है, यानी ये दोनों एरिया मिलकर 25% होगा। 15% के पास कार है, तो ये दोनों एरिया मिल करके आपका 15% होगा। 65% परिवारों के पास न ही कार न फोन है, तो बाहर का एरिया 65% हुआ। अब सोचिए, ये अगर 65% है और ये पूरा 25% है, तो ये 90% होगा, ये 10% हो जाएगा। चारों मिलकर 100% होना चाहिए। ये 65, ये दोनों मिलकर 25, ये दोनों मिलकर, तो 65 और 25 90 और 10 100। पूरा कार 15 का था, ये 10%, ये 5%, तो इस तरफ हो जाएगा ये 20%। फिर से जोड़कर देख लीजिए, 20 5 25 10 35 और 65 आपका 100%। अब कहा कि कौन सा कथन सही है बतला दो। पहला आपका देखिए कथन जो है वो क्या दिया हुआ है कि 10% परिवारों के पास कार और फोन दोनों है। नहीं, 5% के पास कार और फोन दोनों है, ये आपका गलत था 1 नंबर। 2 नंबर कहता है 30% परिवारों के पास या कार या फोन है परंतु दोनों नहीं है। ये रहेगा फोन, ये रहेगा कार, ये रहा या तो कार है या फोन है लेकिन दोनों नहीं है, तो 20 और 10 30%, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। और तीसरा कहता है नगर में 40,000 परिवार हैं। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और था आपके पास, देखिए 2000 परिवारों के पास कार एवं फोन दोनों है, दोनों है 5%। 5% बराबर आपका दिया हुआ है 2000 परिवार, तो टोटल नगर में होगा 100%, यानी इसका आपने 20 गुना किया तो इसका भी यहाँ पर 20 गुना कर दीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा 40,000, यानी 40,000 परिवार हैं, ये भी करेक्ट हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3 दोनों करेक्ट हो गया। एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी इज 25% मोर देन एवरेज स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी। द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 1 hour at station B. It takes 17 hours for entire event and the train covers 800 km. What is the average speed of train from station A to station B? देखिए, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन रहता है तो एक चीज बेसिक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल या वेग गुना लगा हुआ समय। कहता है कि एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से चलती है, स्टेशन बी तक आती है और फिर वापस आती है। जब जाने के समय उसके लौटने वाले समय से स्पीड उसका 25% ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, 100 भी मानूंगा तो वो 125 भी हो जाएगा। आप इस तरह से चल सकते हैं, ये 100 भी लीजिएगा, अगर मान लो ये 100 भी है तो ये आपका 125 भी होगा।
हम यहाँ 4 या 5 भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। 4 से 25% एक बढ़ेगा तो ये 5 भी हो जाएगा। इसलिए जब भी इसमें इमेजिन करना है तो x मान करके क्यों चलेंगे, हम लोग नंबर ही लेकर के चलेंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए होगा। तो ये अगर आपका 4 भी है तो ये 5 भी होगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है। ट्रेन स्टेशन बी पर 1 घंटे के लिए रुकती है और पूरे प्रसंग में 17 घंटा चलती है। इसका ये मतलब हुआ 1 घंटा यहाँ पर ट्रेन रुकेगी और इधर से जाने और इधर से वापस आने में 16 घंटा और लगेगा। 17 में 1 घटा देंगे क्योंकि 1 घंटा गाड़ी रुक गई। तो अब ये नहीं कहिएगा कि 16 घंटा आपको जो लगेगा वो इस तरफ से 5B और 4B जो है फिर उस हिसाब से काट करके अब चलेंगे, वो नहीं अभी कीजिए। वैसे आधा आधा बांट दो, 8 घंटा तुम ले लो, 8 घंटा तुम ले लो, ऐसी बात नहीं है। कारण है कि इसका स्पीड ज़्यादा है, तो इसका जब स्पीड ज़्यादा है तो निश्चित है समय कम लेगा, ये इसका समय कम लगेगा। अब यहाँ देखिए क्या है। स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में औसत चाल कितनी है। मान लो अभी देखिए ए से बी चलते हैं, ए से बी प्लस एक चीज मेंशन है कि पूरी दूरी 800 चलता है, यानी 400 किलोमीटर जाने में और 400 किलोमीटर आने में। देखिए दोनों तरफ में समय और चाल में अंतर आ जाएगा, चाल तेज समय कम, लेकिन दूरी तो दोनों तरफ के लिए बराबर होगा, इसलिए दूरी 400 400 बांट दिया। ए से बी चलिए, डिस्टेंस है 400, स्पीड है 5V और समय लगा मान लो T1। और जब आप बी से ए आइएगा तो फिर डिस्टेंस 400, समय लगेगा, आपका वेग होगा 4V और समय लगा T2। तो T1 जो है आपका वो है 400/5V और T2 जो आपका है वो हो गया T2 रहेगा आपका 400/4V। ये हो गया। आप चाहें तो काट दीजिए, यहाँ पर 5 से कट गया 80 और 4 से ये कट गया आपका 100। तो आप एक बात और ध्यान अब दीजिए, यहाँ T1 प्लस T2 ये टोटल समय लगा आने जाने में वो 16 घंटा मालूम है। तो 16 बराबर T1 का वैल्यू हो गया 80/V और T2 का वैल्यू आपका जो हो गया वो 100/V। ये आपका बना 80/V और 100/V। V अगर नीचे हम कॉमन लेते हैं तो 80 और 100 जोड़ेंगे 180, V इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये V कॉमन लीजिएगा, 80 प्लस 100 और यहाँ 16 हो गया। तो V का वैल्यू हो जाएगा 180/16, 180/16। 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 45/4। ये 45/4 हो गया V का वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या है, A से B तक जाने में, A से B तक जाने में उसका चाल था 5V। 5V का मतलब हो गया 1V का वैल्यू 45/4, तो 45/4 को आप 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 225/4। 225/4 हुआ, 4 × 5 = 20, 2 बचा 25, 4 × 6 = 24, 1 बचा 2, फिर ये तो 56.25, 56.25। ये आपका ऑप्शन नंबर डी था, 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चलेगा। एक ग्रुप है 5 व्यक्तियों का, के देखिए नाम लिख लेते हैं, KL, M, N नजर आ रहा है, R। KL तथा M महत्वाकांक्षी हैं, KL और M महत्वाकांक्षी हैं, M, N और R ईमानदार हैं। इसमें मेंशन कर दिया M, N और R ईमानदार हैं। फिर है K, N और R अध्यवसायी हैं, K, N, R। तो ये हो गया अध्यवसायी। अब क्वेश्चन है, इनमें कौन न महत्वाकांक्षी और न ही अध्यवसायी हैं, न ही महत्वाकांक्षी न ही अध्यवसायी। तो देखिए इसमें ये तीनों आदमी तो महत्वाकांक्षी हो गया और ये दोनों आदमी अध्यवसायी हो गया, यानी ये दोनों इंडस्ट्रियस है, वो तीनों आपका जो है वह एम्बिशियस है। तो पांचों आदमी कुछ न कुछ तो हो रहा था, लेकिन कहता नहीं ऐसा आदमी बतलाओ जो न महत्वाकांक्षी है न आपका इंडस्ट्रियस है, तो इसमें कोई नहीं था। आंसर हो गया नन इन ग्रुप, डी ऑप्शन जाएगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:3:2।
जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो आंतरिक कोण होता है, इसका जोड़ जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ जो तीन कोण है, मान लो ABC नाम हम दे रहे थे, या अल्फा बीटा थीटा करके नाम दीजिए, ये 4 3 2 के अनुपात में है। तो 4 3 7 2 9, 180 को 9 से भाग देंगे तो 20 डिग्री का एक होगा। तो ये जो 4 3 2 है, 20 गुना 4 80, 20 दिया 60, 20 दूना 40, यानी ये तीनों कोण 80 60 और 40 रहेगा। यानी कोई भी कोण आपका 90 डिग्री नहीं पहुंचा, जिस कारण से ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा, समकोणीय नहीं होगा। और इसका कोई भी एंगल देखिए 80 डिग्री से ऊपर नहीं है, ये ऑप्शन भी गया। अधिकोणीय का मतलब होता है एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम। एक भी एंगल 90 से अधिक और 180 से कम वाला होगा, वह अधिकोणीय या ऑब्ट्यूज कहलाता है। ये आपका जो आंसर था वह न्यून कोणीय यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है इसके एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो देखिए सारा एंगल 90 डिग्री से कम था, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी छाया पर खड़ा है। ये मान लीजिए खंभा है और ये खंभा का छाया बना। खंभे की लंबाई है 6 मीटर और इसकी लंबाई है 8 मीटर। यानी ये देखा जाए तो रेशियो हो गया 3:4। इसमें अगर देखें तो रेशियो है 3:4। एक आदमी है जो छाया के पास उसी जगह पर, यानी जो सन रेज पड़ रहा है वो सेम एंगल पर आएगा, क्योंकि वो छाया के पास जाकर के जब रहता है, कहता है कि एक व्यक्ति की छाया की लंबाई 2.4 मीटर है। मेंशन करता है एक व्यक्ति जो क्या करता है, खंबे की 8 मीटर लंबी छाया पर खड़ा है। तो यदि व्यक्ति की छाया की लंबाई यानी ये वाला वैल्यू दे दिया 2.4, तो बोलिए 4 यूनिट बराबर 2.4, तो 1 यूनिट बराबर 2.4 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0.6। तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 0.6 से गुना करेंगे 1.8। यानी इनका रेशियो भी तो इसी में रहेगा, यानी जो 3 मीटर लंबा चीज है वो 4 मीटर बनेगा, तो 2.4 बनने का मतलब ये 1.8 हो जाएगा। ये आप जब 2.4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.6 होता है। तो 0.6 1 यूनिट का वैल्यू आया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 0.6 इंटू 3, ये 1.8 हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति की ऊंचाई जो थी वह 1.8 मीटर की थी। तो 6 से 8, 3:4, तो 1.8 से 2.4, 6 × 18, 6 × 4 24, 3:4 है। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है x + 2y = 2x + y। तो x + 2y = 2x + y। x को उधर भेज देते हैं, 2x - x, y को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो गया y, ये हो गया x, यानी x और y बराबर है। तो इस केस में जब x और y बराबर हो गया तो आप y के जगह पर x के जगह पर y लिख सकते हैं। ये दोनों कट गया, आंसर हो गया 1। दोनों बराबर हो गया तो x² डिवाइडेड बाई x², ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में सॉलिड को ये लिखते हैं, तो पूछा गया उल्टा है, डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शब्द का कोड आपको दे दिया और कोड किस शब्द का है ये आपसे पूछा। 5 अक्षर के शब्द हैं, कोड थोड़ा बड़ा है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, s का वैल्यू होता है 19, s का वैल्यू 19 है, ये 15, ये 12, ये 9 और ये 4 है। ये चीज आपका रहेगा। ये जब 19 है तो ये 23 है और ये आपका 16 है। यहाँ पर 4 बढ़ा और ये 19 है, 16, 3 घटा। तो अब यहाँ पर मुझे कोडिंग इधर से नहीं देखना, उल्टा देखना था ना, तो हम उल्टा सोचेंगे। 23 से 19, यहाँ पर ऐसे अब सोचेंगे, 4 घटा और 16 था, 19 हो गया, 3 बढ़ा। तो ये वैल्यू देखिए 27 है, ये 20 है। इसमें 4 घटाएंगे तो 23 होगा और 3 बढ़ाएंगे तो ये आपका 20 और 3, ये भी आपका 23। तो ये सिमिलर देखिए, दोनों 23 आ गया। 23 नंबर का अक्षर होता है W, यानी W से शुरू हो रहा है, ए ऑप्शन गया। फिर नेक्स्ट में देखिए, ये वैल्यू होता है 19, ये होता है 12। 19 से 15 देखिए, 4 कम है, 12 से 15, 3 अधिक है। तो इसमें से जब चलेंगे
तो यहाँ पर 4 कम होगा और यहाँ से 3 अधिक होगा, तो आपका 24 और 3 27 हो जाएगा। 5 में से 4 कटेगा, 1 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट लेटर जो होगा वह ए होगा। W के बाद ए आना चाहिए। तीसरा अक्षर केवल डिसाइड कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में तो लास्ट में वो दोनों में ई आर है। तीसरा अलग अलग है, केवल तीसरा को डिसाइड कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाता। तो इस केस में देखिए आपका 16 में 12 4 कम और 9 में 12 3 अधिक, तो यहाँ पर 4 कम होगा आपका इस केस में, तो ये 20 होगा। 4 कम और यहाँ 3 ज़्यादा होगा, 17 3 20 हो जाएगा। दोनों तरफ से देखिए 20 आ गया, ये वैल्यू टी होगा। टी आंसर हो गया, टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत है। तो इस तरह से आपका एक सेट हुआ। ऐसा ही प्रीवियस क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है। डिकोडिंग का जब भी रहेगा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा उल्टा पढ़िएगा। जो कोड है उससे ओरिजिनल वर्ड पढ़िएगा, जो कोड है उससे ओरिजिनल वर्ड निकालिएगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपका एक सेट हुआ जो सी सेट की परीक्षा का क्वेश्चन। इसी पैटर्न, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा। आप बीपीएससी की परीक्षा दें, उत्तर प्रदेश की दें, यानी कोई भी पीसीएस की परीक्षा देंगे, एसएससी सीजीएल की परीक्षा देंगे, बैंकिंग की परीक्षा देंगे, उन सभी में काम देगा। आज यहीं तक।